हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है विद्या व्यसंगी निमाई, गतांक से आगे। उन दिनों गौरांग व्याकरण के पंचेटिका नामक ग्रंथ को समाप्त कर चुके थे। इन्होंने उसके ऊपर एक सरल टिप्पणी भी लिखी। इनकी की हुई टीका के ऊपर टिप्पणी विद्यार्थियों के बड़े ही काम की थी। बहुत शीघ्र ही विद्यार्थियों में इनकी टिप्पणी का प्रचार हो गया और बड़े बड़े विद्वानों ने इनकी पांडित्यपूर्ण टिप्पणी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। यहीं तक नहीं, उस टिप्पणी का नवद्वीप से बाहर अन्य देशों के छात्रों में भी प्रचार हुआ और सभी ने इनके पांडित्य की सराहना की। इस प्रकार इनकी प्रशंसा दूर दूर तक फैल गई। व्याकरण के साथ ही ये अलंकार के भी पाठ सुनते और उन्हें सुनते सुनते ही हृदयंगम करते जाते थे। इस प्रकार ये थोड़े ही समय में व्याकरण तथा अलंकार में प्रवीण हो गए। उन दिनों नवद्वीप में जो न्याय का बोलबाला था, पंडित व्याकरण पढ़कर न्याय नहीं जानता, उसका विशेष सम्मान नहीं होता था। न्याय में उन दिनों पंडित वासुदेव सार्वभौम नदिया के राजा समझे जाते थे। न्याय में उन्हीं की पाठशाला सर्वश्रेष्ठ समझी जाती थी और उसमें सैकड़ों छात्र पढ़ते थे। उस पाठशाला के पढ़े हुए छात्र आज संस्कार प्रसिद्ध पंडित माने जाते हैं। नव न्याय की जो टीका जागदीशी के नाम से न्याय का ही परिचय देते हैं, उसी के प्रणेता पंडित जगदीश के भी गुरु भवानंद इसी पाठशाला के छात्र थे। दीधिति नामक जगत प्रति ग्रंथ के प्रणेता पंडित रघुनाथ जी भी उन दिनों इसी पाठशाला में पढ़ते थे। इस प्रकार वह पाठशाला न्याय का एक भारी केंद्र बनी हुई थी। निमाई भी पाठशाला में जाकर न्याय का पाठ सुनने लगे। ऐसी पाठशालाओं में प्रत्येक छात्रों के पृथक पाठ नहीं चलते थे, 10-5 पाठ होते थे। अपनी जैसी योग्यता हो उसी पाठ को जाकर सुनते रहो, बस यही पढ़ाई थी। सैकड़ों छात्र और पंडित पाठ सुनने आते हैं। अध्यापक उनमें से बहुतों का नाम पता भी नहीं जानते, वे पाठ सुनकर चले जाते हैं। आज भी काशी आदि बड़े बड़े स्थानों की प्राचीन ढंग की पाठशाला में ऐसा ही रिवाज है। निमाई भी पाठशाला में जाकर पाठ सुनाते। सार्वभौम महाशय का उन दिनों इनके साथ कोई विशेष परिचय नहीं हुआ, किंतु इनकी चंचलता, चपलता, वाक्पटुता और लोकोत्तर मेधा के कारण मुख्य मुख्य छात्र इनसे बहुत स्नेह करने लगे। वे ये भी नहीं जानने लगे कि न्याय जैसी गंभीर विषय को निमाई भली भांति समझता है। वह अन्य बहुत से छात्रों की भांति केवल सुनकर ही नहीं चला जाता। पीछे जिनका हम उल्लेख कर चुके हैं, वे हैं दीधिति महाग्रंथ के रचयिता पंडित रघुनाथ। उन दिनों सभी छात्रों में सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे। उन्हें स्वयं भी अपनी तर्क शक्ति और विलक्षण बुद्धि का भरोसा था। उनकी उस समय से यह प्रबल वासना थी कि मैं भारतवर्ष में एक प्रसिद्ध न्यायिक बनूं, संपूर्ण देश में मेरी विलक्षण बुद्धि की ख्याति हो जाए। जो जैसे होनहार होते हैं, उनकी पहले से ही वैसी भावना है। रघुनाथ भी सर्वमान्य बनने के पहले से ही वासना थी। रघुनाथ के साथ निमाई का परिचय पहले से ही हो चुका था। उनके साथ इनकी गाढ़ी मैत्री भी हो चुकी थी। निमाई कभी कभी रघुनाथ के निवास स्थान पर भी जाया करते और उनसे न्याय संबंधी बातें किया भी करते थे। इनकी बातचीत से ही रघुनाथ समझ गए कि यह भी कोई होनहार न्यायिक है। वे समझते कि मुझसे न्याय में स्पर्धा रखने वाला नवद्वीप में दूसरा कोई छात्र नहीं है। निमाई से बातचीत करते करते कभी उन्हें खटकने लगता कि यदि इसी प्रकार परिश्रम करता रहा तो संभवतः मुझसे बढ़ सकता है, किंतु उन्हें अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा था, इसलिए इन विचारकों को वे अपने हृदय में जमने नहीं देते थे। एक दिन रघुनाथ को गुरु ने कोई पंक्ति लगाने को दी। वह पंक्ति रघुनाथ की समझ में ही नहीं आई। वे दिन भर चुपचाप बैठे हुए उसी पंक्ति को सोचते रहे। तीसरे पहर जाकर वह पंक्ति रघुनाथ की समझ में आई। उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। गुरुवार को वे अपने स्थान पर भोजन बनाने चले गए।
निमाई का स्वभाव तो चंचल था ही। रघुनाथ को पाठशाला में न देखकर आप उनके निवास स्थान पर पहुँचे। वहाँ जाकर देखा रघुनाथ भोजन बना रहे हैं। लकड़ी गीली है, रघुनाथ बार बार फूंकते हैं, अग्नि जलती ही नहीं। धुएं के कारण उनकी आंखें लाल पड़ गई हैं और उनमें से पानी निकल रहा है। हंसते हुए निमाई ने रघुनाथ के चौके में प्रवेश किया। प्रेम के साथ हंसते हुए बोले, पंडित महाशय, आज असमय में रंधन क्यों हो रहा है? अग्नि में फूंक देते हुए रघुनाथ ने कहा, क्या बताऊं भाई, गुरुजी ने एक पंक्ति लगाने को दी थी, वह मेरी समझ में ही नहीं आई। दिन भर सोचते रहने पर अब समझ में आई। उसे अभी गुरुजी को सुनाकर आया हूँ, इसलिए भोजन बनाने में देर हो गई। जल्दी से निमाई ने कहा, जरा हम भी तो उस पंक्ति को सुने। पंक्ति क्या थी, आफत थी, जो आप जैसे पंडित की भी समझ में इतनी देर से आई? जरूर कोई बहुत ही कठिन होगी। मैं भी उसे एक बार सुनना चाहता हूँ। रघुनाथ ने वह पंक्ति सुना दी। थोड़ी देर सोचने के अनंतर निमाई हंस पड़े और बोले, बस इतनी छोटी सी पंक्ति को इतनी देर सोचते रहे, इसमें है ही क्या? जरा आवेश के साथ रघुनाथ जी ने कहा, अच्छा कुछ भी नहीं है तो तुम ही लगा कर बताओ। इतना सुनते ही निमाई ने बड़ी ही सरलता के साथ पंक्ति के पूर्व पक्ष की स्थापना की, फिर यथावत एक एक शंका का समाधान करते हुए उसे बिल्कुल ठीक लगा दिया। निमाई के मुख से उस इतनी कठिन पंक्ति को खिलवाड़ की भांति हंसते हंसते लगाते देख रघुनाथ के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें जो शंका थी वह प्रत्यक्ष उपस्थित हुई। उनकी सभी आशा पर पानी फिर गया। भोजन बनाना भूल गए। निमाई उनके मनोभाव को ताड़ गए कि रघुनाथ जी कुछ लज्जित हो गए हैं, इसलिए वह कहते हुए कि अच्छा आप भोजन बनावें, फिर मिलेंगे, पाठशाला की ओर चले गए। रघुनाथ जैसे तैसे भात तो बनाया, किंतु उनके हृदय में निमाई की बुद्धि के प्रति डाह होने के कारण उन्हें भोजन में आनंद नहीं आया। जैसे तैसे भोजन करने वे पाठशाला में आए। अब निमाई की अवस्था 16 वर्ष की हो चुकी थी। उनके घुंघराले लंबे लंबे बाल, तेजस्वी चेहरा, सुगठित शरीर, बड़ी बड़ी सुहावनी आंखें, मिष्ट भाषण और मंद मंद मुस्कान देखने वालों को स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। वे सभी से दिल खोलकर मिलते और खूब घुल घुल कर बातें करते। उनके मिलने वाले परस्पर में सभी यही समझते थे कि निमाई जितना अधिक स्नेह हमसे करता है उतना किसी दूसरे से शायद नहीं करता हो। इसका कारण यह था कि उनके हृदय में किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं था। जिनके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति सम्मान है, उसे सभी अपना सगा संबंधी कहने लगते हैं। इसलिए निमाई के बहुत अधिक स्नेही थे। व्याकरण पढ़ने के अनंतर ये न्याय का अभ्यास करने लगे और उसी बीच न्याय के ऊपर भी एक टिप्पणी लिखने लगे। इनके सहपाठी और स्नेही पंडित रघुनाथ जी उसी समय अपने जगत प्रसिद्ध दीदिति ग्रंथ को लिख रहे थे। वे समझते थे मेरा यह ग्रंथ अवार्डशीन न्याय के ग्रंथों में अद्वितीय होगा। जब उन्होंने सुना कि निमाई भी एक न्याय का ग्रंथ लिख रहे हैं, तब तो उनको भय मालूम पड़ने लगा और इनकी प्रबल इच्छा हुई कि उस ग्रंथ को देखना चाहिए। यह सोचकर एक दिन उन्होंने निमाई से कहा, भाई हमने सुना है न्याय के ऊपर तुम कोई ग्रंथ लिख रहे हो, हमारी बड़ी इच्छा है किसी दिन अपने ग्रंथ को हमें भी दिखाओ। इन्होंने जोरों से हंसते हुए कहा, अजी आप भी कैसी बात कर रहे हो, भला हम न्याय जैसे जटिल विषय पर लिख ही क्या सकते हैं? यह तो आप जैसे पंडितों का काम है, हम तो वैसे ही मनोविनोद के लिए खिलवाड़ सा करने लगे हैं। आपसे किसने कह दी? रघुनाथ ने आग्रह के साथ कहा, कुछ भी हो मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है, यदि तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो अपने ग्रंथ को मुझे ज़रूर दिखाओ। इन्होंने जल्दी से कहा, भला इसमें आपत्ति की क्या बात हो सकती है? यह तो हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे विद्वान हमारी कृतिका को देखने की जिज्ञासा करते हैं। मैं कल उसे ज़रूर लेता आऊँगा। दूसरे दिन निमाई अपने ग्रंथ को साथ लेते आए। पाठशाला से लौटते समय वे नाव पर बैठकर रघुनाथ को अपने ग्रंथ को सुनाने लगे। रघुनाथ ज्यों-ज्यों उस ग्रंथ को सुनाते थे, त्यों उनकी मनोवेदना बढ़ती जाती थी। यहाँ तक कि वे ग्रंथ को सुनते सुनते फूट फूट कर रोने लगे। निमाई अपनी धुनी में
सुनाते ही जा रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि रघुनाथ की ग्रंथ के सुनने से क्या दशा हो रही है। सुनाते सुनाते एक बार इन्होंने दृष्टि उठाकर रघुनाथ की ओर देखा। इनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। आश्चर्य प्रकट करते हुए निमाई ने पूछा, भैया तुम रो क्यों रहे हो? आंसू पोंछते हुए रुद्ध कंठ से उन्होंने कहा, निमाई तुमसे मैं अपने मनोगत भावों को छिपाकर एक नया दूसरा पाप ना करूंगा। सत्य बात तो यह है कि मैं इस अभिलाषा से एक ग्रंथ लिख रहा था कि वह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ होगा, किंतु तुम्हारे इस ग्रंथ को देखकर मेरी चिराभिलाषित आशा पर पानी फिर गया है। भला तुम्हारे इस ग्रंथ के सामने मेरे ग्रंथ को कौन पूछेगा? इसी मनोवेदना के कारण मैं अपने आंसुओं को रोकने में असमर्थ हो गया हूँ। यह सुनकर निमाई बड़े जोरों से हंसे और उन्हें स्पर्श करते हुए बोले, बस इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना अनुताप कर रहे हैं? भला यह भी कोई बात है? यह तो साधारण सी पोथी है। मैं आपकी प्रसन्नता के निमित्त जलती अग्नि में भी कूदकर इन प्राणों को सुहा कर सकता हूँ। फिर यह तो बात ही क्या है? इस पुस्तक ने आपको इतना कष्ट पहुँचाया तो इसे मैं अभी नष्ट किए देता हूँ। इतना कहते कहते निमाई ने अपने बड़े परिश्रम से हस्तलिखित पोथी को गंगा जी में प्रवाह फेंक दिया। जाह्नवी के तीक्ष्ण प्रवाह के हिलोरों में पुस्तक के पन्ने इधर उधर नाचने लगे, मानो निमाई के त्याग और प्रेम के गीत गा गाकर वे आनंद में थिरक रहे हैं। रघुनाथ ने निमाई को गले से लगाया और प्रेम के कारण रुधे हुए कंठ से बोले, भैया निमाई, ऐसा लोकोत्तर दुस्साध्य कार्य तुम कर सकते हो। इतनी भारी लोकैषणा को तृणवत समझकर उसका तिरस्कार कर देना तुम्हारे जैसे ही महापुरुषों का काम है। हम तो कीर्ति और प्रतिष्ठा के कीड़े हैं। हमारी पुस्तक की अपेक्षा तुम्हारे इस त्याग की संसार में लाखों गुनी ख्याति होगी और आगे के लोग इस त्याग के द्वारा प्रेम का महत्व समझ सकेंगे। इस प्रकार की बातें करते हुए दोनों मित्र अपने अपने घर लौट आए। उसी दिन से निमाई का न्याय पढ़ना ही नहीं छूटा, किंतु उनका पाठशाला जाना भी छूट गया। अब उन्होंने ऐसी विद्या को पढ़ना एकदम त्याग दिया। घर पर पिता की और ज्येष्ठ भ्राता की बहुत सी पुस्तकें थीं, वे उन्हीं का स्वयं अध्ययन करने लगे। जय जय श्री राधे।